हिंदुत्व के पिछले एपिसोड में हम इसके 4th चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं, जिसका टॉपिक है तम वर्ष भारतम नाम भारती यत्र संतति ही, जिसका मतलब है कि सिंधु के उत्तर में जो भूमि है वह भारत कहलाती है और यहाँ के रहने वाले जो जन हैं उन्हें भारतीय प्रजा कहा जाता है। तो यहाँ पर शुरुआत में ही सावरकर जो है इस बात को एक्सप्लेन कर देते हैं कि किस तरीके से भारत नाम को हटाकर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जो है आहिस्ता आहिस्ता आर्य लोगों ने डेवलप करी। और अंत में हमने जाना कि किस तरीके से भारतीय संतति ही, जिसका मतलब होता है भारतीय प्रजा, उसको हटाकर वे इसका एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं, हम सब एक ही राष्ट्र की संतति हैं, जबकि बोलना चाहिए कि हम सब भारतीय प्रजा हैं। तो यहां से भारत शब्द ही उन्होंने ट्रांसलेशन में गायब कर दिया जब संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट किया इस चीज को। तो यहां पर हमने पिछला एपिसोड छोड़ा था और अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और जानेंगे भाषा की महिमा। क्या आपने कभी सोचा है कि भाषा को लेकर भी पॉलिटिक्स की जा सकती है? यदि नहीं तो ये एपिसोड आप ही के लिए है कि किस तरीके से भाषा की पॉलिटिक्स के जरिए राज गद्दी या राज सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। आज के एपिसोड में सावरकर इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को डेवलप करने से पहले भाषा को डेवलप किया, ताकि राष्ट्र को जो है अपनी बात आसानी से समझाई जा सके। तो चलिए मेरे साथ, जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का टॉपिक है हमारे राष्ट्र की जीवंत मातृभाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी। इतिहास के उस काल में बौद्ध धर्म के अभ्युदय तथा ह्रास के पश्चात हिंदुस्तान में हिंदी प्राकृत भाषाओं का विस्तार तथा विकास विलक्षण गति से हुआ। प्राचीन शिक्षित परंपरा की अभेद्य सीमाओं में संस्कृत भाषा इस प्रकार जकड़ गई थी कि नवीन शब्दों तथा नवीन कल्पनाओं का शिष्ट यानी कि भाषा में वांग्मय में प्रयोग करने से पूर्व ही उसका रूपांतर भाषा में करने की प्रथा प्रचलित हो गई। कि मतलब धीरे धीरे संस्कृत का दूसरे भाषाओं में ट्रांसलेशन जो है वो पॉपुलर होने लगा। और ये कब हुआ? सबसे पहले जो है तुलसीदास ने रामायण का ट्रांसलेशन जो है, वाल्मीकि की रामायण का ट्रांसलेशन अवधी भाषा में कर दिया, जिसे हम रामचरितमानस कहते हैं। और उस समय ब्राह्मण तुलसीदास से इतने खफा हुए थे कि उन्हें जात निकाला दे दिया था। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने देखा कि ये अवधी में ट्रांसलेट होते ही आम जन में बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगी और आम जन जो है इस कपोल कल्पित कहानी को यानी कि इमेजिनेटरी स्टोरी को जो है वो असल समझने लगा, तो उन्हें दोबारा जात में वापस ले लिया गया। इस दौरान वे मंदिर में न सोकर मस्जिद में सोया करते थे। ये सब कुछ हमने राम पुनियानी जी की पुस्तक हिंसा, सांप्रदायिकता, मिथक और यथार्थ में डिस्कस किया है, यदि आप भूले ना हो तो इस तरीके से संत कबीर ने भी संस्कृत को जो है वो कुएं का मेंढक कहा है, कूप मंडूक, और भाषा जो है उसको बहता नीर कहा है। बहता नीर क्यों? क्योंकि समय और युग बदलने के साथ साथ भाषा में लगातार बदलाव आते रहते हैं। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, और हिंदी से अब फाइनली इंग्लिश भाषा डेवलप हो रही है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर बोलने का प्रचलन खूब जोर ले रहा है। तो इस तरीके से फाइनली संस्कृत टेक्स्ट जो हैं वो आम जन की भाषा में ट्रांसलेट होकर उनके बीच में पहुंचाई गई। इसी कारण नित्य के व्यवहार के लिए तथा सामाजिक गतिविधियों के लिए प्राकृत भाषाओं का उपयोग किया जाने लगा। तो संस्कृत कोई समझता ही नहीं था, तो अपनी बात दूसरों तक कैसे कहते, और ये चाहते भी नहीं थे कि संस्कृत टेक्स्ट कोई पढ़े। तो उसका जब ट्रांसलेशन हुआ तो उन्होंने अपने मन मर्जी के हिसाब से, मन मुताबिक उसको ट्रांसलेट किया, जो आम भाषा जिसे आम जन जो है वो डाइजेस्ट कर सके। यदि आपको याद हो, अभी कुछ दिन पहले ही दृष्टि दिव्य कीर्ति खासा चर्चा में आ गया था जब उन्होंने रामायण को डिस्कस किया था, जिसमें उन्होंने इस बात को स्पष्ट तौर पर रखा था कि जब अग्नि परीक्षा देने के बाद राम ने जो है वो सीता को मना कर दिया था अपनाने से, और कहा था कि जिस प्रकार कुत्ते द्वारा चाट लिए जाने पर देसी घी जो है अशुद्ध हो जाता है, इसी प्रकार सीते तुम हो गई हो रावण के घर रहने के बाद। और उस पर खासा बवाल मचा था। तो जो ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट है उसमें क्या लिखा होगा, और रामचरितमानस में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो अपने मन मुताबिक इन लोगों ने ट्रांसलेशन किया है। और पिछला एपिसोड हमने जब छोड़ा था तो हमने छोड़ा था भारतीय संतति ही,
इसके ऊपर, जिसका मतलब होता है यहाँ पर रहने वाले जो जन हैं वे सब भारतीय प्रजा कहलाती है। और उसका ट्रांसलेशन किस तरीके से किया था सावरकर ने? हम एक ही राष्ट्र की संतति हैं। भारत जो है वो सीधे तौर पर गायब ही कर दिया कि हम लोग सिर्फ प्रजा हैं इस राष्ट्र की। और एक कौन सा राष्ट्र है? पहले तो भारतीय प्रजा हम बनते थे, लेकिन अब जो है हमें हिंदू राष्ट्र बनाने में की कोशिश की जा रही है भाषा के जरिए। वस्तुतः ये प्राकृत भाषाएं ही लोगों के प्रचलित और प्रज्वलित विचारों को नवीनता तथा संक्षिप्तता देने के लिए सर्वस्वी योग्य थी। इसी कारण सिंधु तथा सिंधुस्थान शब्द कतिपय संस्कृत ग्रंथों में मिलते हैं, परंतु अधिकतर संस्कृत ग्रंथकारों के प्रगल्भता निर्देश भारत शब्द का ही प्रयोग किया गया है। परंतु सभी प्राकृत बोलियों ने अर्थात प्राकृत, आर्यवर्त तथा भारत जैसे पारंपरिक तथा प्रिय नामों को स्वीकार नहीं किया तथा हम लोगों की भूमि ने अधिक लोकप्रिय संबोधन हिंदुस्तान विद इन ब्रैकेट सिंधुस्थान ही प्रचलन में रखा। संस्कृत भाषा का स अहिंदू तथा हिंदू प्राकृत भाषाओं में ह में किस प्रकार परिवर्तित हो जाता है, इस विषय का विवेचन यहां पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं तो प्रस्तुत करूंगी क्योंकि ये सब कुछ झूठ झूठ लिखा जा रहा है। ये दावा कर रहे हैं कि संस्कृत ग्रंथों में भी ज्यादातर जो है वो सिंधुस्थान, तो सिंधुस्थान शब्द या फिर भारत का ही प्रयोग किया गया है। और जो उसके बाद संस्कृत के बाद जो भाषा डेवलप हुई जिसे ये प्राकृत भाषा कह रहे हैं, उसमें हिंदुस्तान और भारत को जो है, आर्यवर्त और भारत को जो है वो माना नहीं गया है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं समझ रही हूं, लेकिन ये सारा झूठ बोल रहे हैं। सबसे जो असल बात है वो ये कि ये लोग स प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे, तो सिंधु को ये लोग हिंदू बोलते थे और उसके पार का जो इलाका था वो सिंधुस्थान ना होकर हिंदुस्तान ये लोग बोलते थे। तो इन्हें लगा कि अब जो है अपनी आइडेंटिटी इस तरीके से ये लोग डेवलप कर सकते हैं सेपरेट होकर। यहाँ के लोग तो सिंधुस्तान बोलते थे, लेकिन ये लोग हिंदुस्तान बोलते थे, तो हिंदू करके इन्होंने अपनी एक अलग आइडेंटिटी डेवलप कर ली इस तरीके से। और यहां पर ये झूठ बोल रहे हैं कि हम तो सिंधु बोलते थे, यहां के लोगों ने हमें हिंदू बना दिया। इसलिए प्राकृत भाषाओं के वाङ्मय में हिंदू तथा हिंदुस्तान का उल्लेख कई भिन्न स्थानों पर किया जाता रहा है। संस्कृत भाषा हम लोगों की जाति की अत्यंत पवित्र तथा अभिमानास्पद चिरंतन अनुवांशिक संपत्ति है। प्रमुख रूप से उसी के सामर्थ्य के कारण ही हम लोगों की जाति की मूलभूत एकता बनी रही। तो भाषा किस कदर इंपॉर्टेंट हो सकती है ये आप समझ लीजिए। संस्कृत को इन्होंने एलीट लोगों की भाषा बना दिया, और एलीट कौन हुआ करते थे उस वक्त? शुरू से ही जो है एलीट जो है वो ब्राह्मण का पर्यायवाची बन गया है। यदि हम बोलते हैं एलीट, तो इसका मतलब है कि ब्राह्मणों के अलावा कोई और एलीट हो ही नहीं सकता, मेरिटोरियस हो ही नहीं सकता। तो संस्कृत के जरिए इन्होंने ऐसा हवा क्रिएट किया। हमारे जीवन के सिद्धांत तथा हमारे ध्येय आकांक्षाओं को अधिक उन्नत बनाकर देव भाषा संस्कृत ने ही हमारे जीवन प्रभाव विशुद्ध तथा परिपूर्ण बनाए। फिर भी हमारे राष्ट्र के लोगों की जीवंत मातृभाषा बनने का बहुमान संस्कृत की ज्येष्ठ कन्या हिंदी को प्राप्त हुआ। मतलब बहुत सारी धाराओं में जो है वो भाषा फूट पड़ी थी संस्कृत के बाद। अवधी है, ब्रज भाषा है, राजस्थानी भाषा है, बहुत सारी भाषाएं डेवलप हुई, लेकिन फाइनली जो है वो हिंदी जो है वो सबको सुपरसीड कर गई। प्राचीन सिंधुओं अथवा हिंदुओं की राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक परंपरा चलाते हुए विख्यात बने हिंदुओं की भाषा बन गई। आज हिंदी निर्विवाद रूप से हिंदुस्तान की भाषा है। तो इसको भारत की भाषा बनाने के लिए इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। हिंदी को राष्ट्रभाषा के साम्राज्य पद पर स्थापित करने का प्रयास कुछ नया नहीं है। मान रहे हैं इस चीज को कि शुरू से हम लोग प्रयासरत थे। ये विवश होकर किया जाने वाला प्रयास भी नहीं है, ये इंटेंशनली किया गया काम है। हिंदुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना होने के अनेक शतक पूर्व संपूर्ण हिंदुस्तान की व्यावहारिक भाषा हिंदी ही थी।
इस बात के प्रमाण उपलब्ध हैं, लेकिन उपलब्ध कराते नहीं है किसी भी चीज का प्रमाण। रामेश्वरम से निकलकर हरिद्वार की यात्रा पर जाने वाले कोई साधु सन्यासी अथवा कोई व्यापारी संपूर्ण यात्रा के समय संपूर्ण हिंदुस्तान में इसी भावना का प्रयोग करता रहता। हिंदी तो बहुत बाद में जाकर डेवलप हुई है। यदि आप हिंदी की जो पहली कहानी जिसको माना जाता है उसको आप पढ़िए, रानी केतकी की आत्मकथा, रानी केतकी की कथा जो लिखी है इंशा अल्लाह खां इंशा ने, तो उसमें जो हिंदी इस्तेमाल की गई है वो कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं है। जैसे शेक्सपियर की अंग्रेजी उन्होंने इस्तेमाल की है ना, विदाउट कंप्लीट सेंटेंसेस, वैसे ही हिंदी भी इस्तेमाल की जाती थी। आज जो हम हिंदी पढ़ बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, वो बहुत बाद में जाकर आधुनिक काल में डेवलप हुई है। अपने मनोभाव व्यक्त करने में उसे किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। पंडितों अथवा पृथ्वीपतियों की सभाओं में संस्कृत के कारण उसे प्रवेश मिलता, परंतु राज सभा में तथा हाट बाजारों में हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाता, जो अगेन सरासर गलत है। बहुत सारी भाषाएं थी, हिंदी सब लोगों को जोड़ने वाली भाषा थी। किसी नानक फुटनोट 28 अथवा रामदास को अथवा किसी अन्य चैतन्य शक्ति फुटनोट 29 व्यक्ति को देश की एक सीमा से दूसरी सीमा तक यात्रा करते समय यह प्रतीत होता था कि वह अपने ही प्रदेश में घूम रहा है। तो सारी भाषाएं एक दूसरे से काफी मिली जुली सी होती थी। जैसे हिंदी भाषी भी जो है वो भोजपुरी समझ लेता है, बिहार की अन्य भाषाएं भी समझ में आती हैं। तो अब यहाँ पे फुटनोट पढ़ लेते हैं क्योंकि आते ही बहुत मुश्किल से हैं। चौथा चैप्टर चल रहा है और ये सिर्फ 28वां फुटनोट है इस बुक का। नानक के लिए लिखा गया है, दूसरे शब्द में पैशाची भाषा में रचित वृहत कथा नामक ग्रंथ की रचयिता कथा सरित सागर, ये उसी का अनुवाद है। फुटनोट का नंबर गलत डला हुआ है, इसके नीचे वाला 29th फुटनोट जो है वो जरूर मैच करता है गुरु नानक से। सिखों के धर्म संस्थापक ईसा संवत 1469 से 1437 उनके अनुयायी को शिष्य अथवा सिख कहते हैं। और चैतन्य शक्ति, इसमें फुटनोट 29 दिया हुआ है लेकिन आगे उसमें 30 डला हुआ है, तो फुटनोट भी बहुत आगे पीछे घालमेल करके लिखे हुए हैं। वैष्णव धर्म संस्थापक जाति भेद के बंधन इसे मान्य नहीं थे, इसे लिखा है, इन्हें नहीं, इसे मान्य नहीं थे। तो ये इज्जत देते हैं उन लोगों को जो इनके लाइक माइंड्स नहीं होते, जो जाति व्यवस्था नहीं मानते, वो सम्माननीय भी नहीं होते इन लोगों के लिए। तो चैतन्य प्रभु बोलते हैं इन्हें, उनके लिए जो है इसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है बजाय इन्हें। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अपने तत्वों का अथवा मंत्रणा का मुक्त प्रचार करने हेतु इसी भाषा का प्रयोग आवश्यक था तथा ऐसा ही किया गया। सिंधुस्थान अथवा सिंधु या हिंदुस्तान अथवा हिंदू, इन पुराने नामों का पुनरुज्जीवन हुआ। श्योरिटी नहीं है सिंधु अथवा सिंधुस्थान, हिंदू अथवा हिंदुस्तान। ये नाम लोकप्रिय होते गए तथा इसी के साथ हम लोगों की राष्ट्रीय भाषा का विकास तथा विस्तार भी होता गया। ये संपूर्ण राष्ट्र की संपत्ति बन जाने के पश्चात इसे उचित रूप से हिंदी नाम दिया गया। सबसे पहले जैसे बाजारवाद में क्या होता है, सबसे पहले जो है आपकी इच्छाओं को डेवलप किया जाता है कि एसी आपके घर में जरूर होना चाहिए। उसी तरीके से इन लोगों ने सबसे पहले हिंदी को डेवलप किया और उसके बाद में उसको राष्ट्रभाषा बनाया। तो पूरा का पूरा जो है राष्ट्रभाषा बनने के पीछे भी पॉलिटिक्स खेली गई और सैकड़ों सालों से पॉलिटिक्स खेली जा रही थी। नेक्स्ट टॉपिक है हिंदू राष्ट्र के वैभव का काल। हुणों तथा शकों को अपने पराक्रम से खदेड़ देने के पश्चात कई शतकों तथा हिंदुस्तान निर्भय, स्वतंत्र अथवा आश्रय स्थान बना रहा। इस भूमि पर स्वातंत्र्य तथा समृद्धि का साम्राज्य पुनः स्थापित हुआ। राजा तथा रंक दोनों ही स्वराज्य और स्वातंत्र्य का सुख भोग करने लगे। इन 1000 वर्षों के इतिहास का वर्णन इस देश के कवियों ने बड़े ही हर्षित भाव से किया है। ग्रामे ग्रामे स्थितो देव, देशे देशे स्थितो मखः,
गेहे गेहे स्थितम द्रव्यम धर्मश्च जने जने भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व। मैंने इस पर सर्च की थी तो ये मुझे मिला नहीं, लेकिन बहुत लंबे 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 ग्रंथ कई पन्नों के खुल गए थे, उसमें से ढूंढना मेरे लिए संभव नहीं हो पाया। इसलिए हो सकता है ये सही भी लिखा हो, लेकिन क्योंकि मैं संस्कृत की जानकार नहीं हूं इसलिए कोई जानकार ही बता सकते हैं कि ये सही लिखा गया है या नहीं। सिंहल द्वीप से कश्मीर तक संपूर्ण हिंदुस्तान पर राजपूत वंश के एक ही राजा की सत्ता थी। कई बार परस्पर विवाहों के कारण राज परिवारों में अधिक निकट के संबंध बन जाते थे तथा समान धर्म तथा संस्कृति के कारण वे दृढ़ हो जाते। सुख तथा समृद्धि के कारण संपूर्ण राष्ट्र का जीवन मंगलमय, सुसंवादी तथा सामंजस्यपूर्ण बन गया। राष्ट्र भाषा का उत्कर्ष हमारे राष्ट्रीय जीवन की एकता व अखंडता का प्रत्यक्ष प्रमाण था। तो हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले कितना इन लोगों ने काम किया है, भाषा कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है ये आप समझिए। इसीलिए हिंदी क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा है ये तो सबको आनी ही चाहिए, लेकिन अंग्रेजी भी साथ साथ सीखिए। जैसे जैसे आप अंग्रेजी सीखेंगे आपके लिए दुनिया के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। इसी के साथ आज का ये एपिसोड मैं समाप्त करती हूँ। ये एपिसोड्स आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में लगातार मुझे बताते रहिएगा, और यदि इंफॉर्मेटिव समझें तो इन वीडियो को दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर स्प्रेड करना भी ना भूलें। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।